हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करने वाले हैं जे एक्सप्रेसवे सीरीज में। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है वर्क एनर्जी पावर का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं यार कि इस सीरीज में आप पूरी फिजिक्स की जेई की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो फर्स्ट पार्ट में हम थ्योरी डिस्कस करते हैं और सेकंड पार्ट में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एरोडो के। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। तो उससे पहले ही देख सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैंने बता रखा है कि इसमें हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम्हें देख सकते हो एक बार इसको, बाकी तुम्हें पता ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हेडिंग डाल सकते हो, नया चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये बेसिकली ऐसा है कि सब इंटरलेटेड है चीज़ें, ठीक है। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क से स्टार्ट करते हैं कि वर्क एक्चुअली होता क्या है। तो हेडिंग डाल सकते हो वर्क। तो सबसे पहले हम लोग वर्क को समझेंगे कि वर्क क्या होता है। तो देखो, वर्क बेसिकली एक तरह की, पहली बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखो स्केलर क्वांटिटी, और ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है, मैं लिखा दे रहा हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार। यानी कि डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन को तुम इस तरीके से लिखते हो, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली। तो बेसिकली हम इसको एक डिफरेंशियल अमाउंट में, मतलब एक छोटा वर्क डन ऐसे डिफाइन करते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार। फिर इसको तुम अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हें वर्क डन ओवर अ रेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वर्क की डेफिनेशन यही होती है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार, ठीक है। तो प्रॉपर कर देते हैं। तो ये हो गया। हम्म, क्या है यार। तो वर्क डन होता है तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बेसिकली, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे डी आर क्या है, डी आर बार है तुम्हारा डिफरेंशियल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जहां पर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट से जो तुम्हारे पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज तुम्हारा एफ डॉट डी आर। हमने इसको ऐसा क्यों डिफाइन किया है कि सपोज, है ना, अगर कोई पार्टिकल, थोड़ा समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बाद में रेस कर लेना। सपोज मैं यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, और ये एक लीनियर तरीके से मैं गया, ठीक है। तो अब इस पर फोर्स लगने की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि फोर्स तुम्हारी सपोज या तो इसके अलॉन्ग लग रही हो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। फिर एक और पॉसिबिलिटी कि ये इस तरीके से कुछ एंगल थीटा पर लग रही हो, या फिर ये परपेंडिकुलर लग रही हो, अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए तुम एक चीज देख सकते हो कि अगर तुम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट देखोगे, है ना, तो जो अगर इसी पाथ से ये गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसी पाथ से अगर ये गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस लाइन के अलोंग ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर छोटा सा, अगर किसी पॉइंट में मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस टाइप का यहाँ पे देखूँ, या डीआर बोल देता हूँ, डीआर टाइप का देखूँ, तो वो भी इस लाइन के अलोंग है। और फोर्स तुम्हारा हमेशा एट एन एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट पर तुम, अगर तुम वर्क लिखना चाहो डी डब्ल्यू, तो तुम लिखोगे एफ डी आर कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे। बट सपोज अगर तुम्हारा पाथ ऐसा ना हो करके कुछ इस टाइप का होता, कुछ कर्व टाइप का, ठीक है। तो अब जो तुम्हारा किसी भी पॉइंट पर वर्क डन है, सपोज यहाँ पर, तो तुम्हारा डीआर का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, डीआर। और एफ का डायरेक्शन, चलो अभी मैं बोलता हूँ कि पूरे टाइम के लिए हमेशा वर्टिकल ही है। तो अब फिर ये जो एफ और डीआर के बीच का एंगल थीटा है, क्या ये हर पॉइंट पर वेरी नहीं करेगा, हर पॉइंट पर ये डिफरेंट होगा, ठीक है। तो तुम इस एफ डी आर कॉस थीटा को इंटीग्रेट तभी कर सकते हो तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो, सपोज जैसे इस पाथ लेंथ का तुम्हें कुछ पता हो या कुछ ऐसा, तो वो भी हम आगे देखेंगे। बट बेसिकली तुम इसको ऐसा नहीं कह सकते ना कि एफ और डी आर, तुमने डी आर इनिशियल और फाइनल पोजीशन ली और तुमने इसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, और एफ डॉट डेल्टा, एफ डेल्टा आर डॉट डायरेक्ट कर दिया। तुम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर ही सकते हो कि एफ और डी आर के बीच में हमेशा ये एंगल थीटा नहीं है। बट इस केस में ये एंगल थीटा हमेशा सेम था, यहाँ पर ये थीटा वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर तुम डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन इस तरीके से एफ डॉट डी आर डिफाइन करोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और दी होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये होती है। तो बट एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये डी आर है,
इसके लिए तुम लिख सकते हो एफ डी आर कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा डी डब्ल्यू। और इसके लिए भी तुम लिख सकते हो एफ डी आर कॉस थीटा डी डब्ल्यू, जो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो जो है कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब एक छोटा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पॉइंट में देखो, यहाँ से छोटा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा, यहाँ से छोटा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा, यहाँ से छोटा सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा। ठीक है, तो छोटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम हमेशा ये चीज लिख सकते हो। बट क्या तुम इस रेंज के लिए पूरा लिख सकते हो कि ये थीटा ही होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, हर पॉइंट पर डिफरेंट होगा। इसलिए हम डिफरेंशियल वर्क डिफाइन करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करके हम वर्क डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो डीआर का मतलब हुआ डिफरेंशियल लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब यही समझा रहा था मैं कि यहाँ से लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो कि टेंजेंशियल ही होता है बेसिकली, पाथ। यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इस वाले में हमेशा यही होगा, क्योंकि देख सकते हो ये स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो ये हो गया। तो अब तुम्हें यहाँ से समझ में आया होगा, इस वाले फिगर से मैं सीधे लिख रहा हूँ कि जो हमने लिखा था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार, इसको तुम लिख सकते हो एफ डी आर कॉस थीटा। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी तुमने देख लिया। तो एफ डी आर कॉस थीटा ये बना तुम्हारा डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये भी एक चीज हो गई, ये ध्यान रखने वाली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज नोट कर सकते हो, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई अ फोर्स एफ। और हर फोर्स का वर्क डन हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन डिपेंड, मतलब एक फोर्स चाहिए उसके लिए हमें, और एक छोटा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो जैसे अभी एक पार्टिकल पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हो सकती है, जैसे तुम्हारे अभी जितने भी तुमने एनएलएम में क्वेश्चन देखा हो, एक ही टाइम पे तुम्हारा एमजी एक्ट कर रहा है, मतलब वेट, फ्रिक्शन, और कुछ भी और हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स कोई एफ हो गई, या नॉर्मल हो गया। तो हर फोर्स का अलग अलग वर्क डन डिफाइन होगा। नॉर्मल का नॉर्मल इंटू जो है छोटे डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन इंटू छोटे डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही हर एक के लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट ये वर्क डिफाइन करते हो। वर्क डन एक फोर्स के लिए डिफाइन होता है कि इस फोर्स का वर्क डन ऐसा होगा। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा वर्क डन किस तरीके की चीज होती है। तो लिख सकते हो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स एफ कैन बी डिफाइंड एज, बाय फोर्स एफ कैन बी डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स एफ। ये ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स एफ ऑन सपोर्ट लाइन ऑफ डी आर बार, ऑन सपोर्ट लाइन ऑफ डी आर बार, मतलब वही छोटे डिस्प्लेसमेंट पर उसका प्रोजेक्शन लिया आपने, मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ये क्या लिखा मैंने, फिर से बता देता हूँ। बेसिकली अगर तुम इस डी आर को अलग कर दो, केवल एफ कॉस थीटा को देखो, तो एफ कॉस थीटा क्या है? ये वाला कंपोनेंट फोर्स का, जो डी आर के डायरेक्शन में है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन सपोर्ट लाइन ऑफ डी आर। तो सपोर्ट लाइन ऑफ डी आर के इसको पूरा एक्सटेंड कर दो, इस तरीके की सपोर्ट लाइन हो गई। तो इस एफ का प्रोजेक्शन इस लाइन पर जब हम लेंगे, तो दैट इज एफ कॉस थीटा। और वही यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी रिटन एज प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स एफ और सपोर्ट लाइन ऑफ डी आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर। प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स एफ और सपोर्ट लाइन ऑफ डी आर ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डी आर हो गया। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, एफ कॉस थीटा को तुमने इस तरीके से डिफाइन किया, और डी आर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया सीधे, वही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो गया। अब अगर तुम्हें एक रेंज के लिए वर्क लिखना है, एक फोर्स का, है ना, पूरे पूरे मोशन के लिए वर्क लिखना है, तो डी डब्ल्यू एफ तुमने डिफाइन किया था एफ बार डॉट डी आर बार। तो डब्ल्यू एफ तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार। और डी आर की लिमिट लगा लेना जिस तरीके की क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, इस तरीके से तुम एक रेंज के लिए वर्क डन लिख सकते हो। ठीक है भाई, है ना, ये हो गया। तो इसी में अगर हम अब एक चीज कर दें कि एफ तुम्हारा एक कांस्टेंट हो जाए, है ना, और कॉस थीटा भी तुम्हारा कांस्टेंट हो जाए। ये चलो, अभी मैं तुम्हें ऐसे देता हूँ, एफ कांस्टेंट हो गया। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे लिखते हैं? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो तुम्हारा होता है, तो डब्ल्यू एफ हो जाएगा एफ डेल्टा आर। ठीक है, ये हो गया, है ना। इस तरीके से लिखते हैं।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम इसमें बोलोगे कि सपोज, है ना, चलो मैं तुम्हें ये डाउट क्लियर करता हूँ, ये मुझे भी अपने टाइम पे डाउट था, तो ये डाउट ही रह गया, तो ये मैंने पूछा नहीं था अपने टीचर से, तो ये हो गया इस तरीके का कुछ बात, हम थोड़ा सा इजी बात लेते हैं। सपोज कुछ इस तरह के पाथ से एक पार्टिकल इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको इसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो दिस इज योर डेल्टा आर बार। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसका। अब मैं कह रहा हूँ कि हर पॉइंट पर जो फोर्स है ना, वो हॉरिजॉन्टल है। एक मिनट को, हर पॉइंट पर जो फोर्स, या वर्टिकल ले लेते हैं, चलो हर पॉइंट पर फोर्स तुम्हारा इस तरीके से वर्टिकल है ना, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। तो मैंने ये कैसे लिख दिया एफ डॉट डेल्टा आर बार, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर मैं हर इन तीनों पॉइंट्स की ही बात करता हूँ अगर, तो इसका जो डी आर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस पॉइंट का जो डी आर होगा वो ऐसा होगा, इस पॉइंट का जो डी आर होगा वो ऐसा होगा। ये परपेंडिकुलर, कंफ्यूज मत हो जाना, परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल से है ना कि डी आर से। ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो इन तीनों के लिए, इसके लिए कुछ थीटा वन बोल दो, इसके लिए थीटा टू बोल दो, इसके लिए थीटा थ्री बोल दो, तो हर जगह एंगल डिफरेंट है ना। तो मैंने ये कांस्टेंट के लिए ऐसा कैसे कह दिया कि अगर फोर्स केवल कांस्टेंट हो गई, है ना, फोर्स कांस्टेंट का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर फोर्स अगर कांस्टेंट हो गई, तो हमने ये एफ डेल्टा आर क्यों लिख दिया। ठीक है, और क्या ये डेल्टा आर यही डेल्टा आर है जो हमने ये बनाया है? अब तुम ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर तुम किसी भी एक जनरल पॉइंट पर वर्क डन लिखते हो, सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इस पर मैं अगर डी डब्ल्यू लिखूं, तो वो मेरा बनेगा एफ डी आर कॉस थीटा वन। ठीक है, ये हो गया, है ना, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, यार थोड़ा सा एंगल कंफ्यूजिंग वो हो रहा है अजीब सा, चलो इस वाले का लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री देखने में दिक्कत आएगी, इसके लिए लिख देता हूँ, है ना, एफ डी आर कॉस थीटा थ्री। ठीक है, इसके लिए लिख दिया, है ना। तो अब ये डी आर कॉस थीटा थ्री बेसिकली है क्या? ठीक है, अब इसको तुम ध्यान से देखो, एफ तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं पूरे के लिए वर्क डन इंटीग्रेट करूंगा, वर्क डन पूरे मोशन के लिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस थीटा थ्री, है ना, या कॉस थीटा बोल दो अभी के लिए, क्योंकि मैं जनरल एंगल बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, जो थीटा वेरी कर रहा है, जो कि इस पॉइंट पर थीटा वन है, इस पॉइंट पर थीटा टू है, और किसी और पॉइंट पर कुछ और है। तो अभी मैंने जनरल एंगल लिया थीटा, तो यहाँ पर थीटा थ्री था, बट अभी मैंने जनरल ले लिया कि किसी भी एक जनरल पॉइंट पर थीटा होगा, तो ये थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं लिखूंगा, वर्क डन को, एफ कांस्टेंट है तो मैं एफ को बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा। तो यहाँ तो तुम बोलोगे भाई डी आर भी वेरी कर रहा है, कॉस थीटा भी वेरी कर रहा है, बट डी आर कॉस थीटा क्या है ना, इस डिस्प्लेसमेंट का इस फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट। सिमिलरली जो यहाँ पर बनेगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, डी आर कॉस थीटा, इधर भी एक कंपोनेंट आएगा। ये थोड़ा सा विजुलाइज करने में दिक्कत आ रही है, इस तरीके के एंगल बन गए थे। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा हर पॉइंट पर, ठीक है, सपोज कोई एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये है डी आर, तो इसका एक कंपोनेंट जो फोर्स, क्योंकि एफ इस तरफ है, तो इसका एक कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में भी आएगा। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा डी आर कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे डी आर को, मतलब हर डिस्प्लेसमेंट को तुम इस तरीके से तोड़ सकते हो, एक होगा तुम्हारा डी आर कॉस थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, और एक आएगा तुम्हारा डी आर साइन थीटा जो कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को अगर ऐसे लिखूं, है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को भी मैं दो बार, इस डेल्टा आर को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ता हूँ। ठीक है, कलर ले लेते हैं कोई सा। हाँ ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। ये हुआ तुम्हारा डेल्टा आर एक्स, और ये हुआ तुम्हारा डेल्टा आर वाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम इस तरीके के सारे डी आर कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे, यानी कि इस सारे डिस्प्लेसमेंट्स के, मतलब इन हर, जैसे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, एक मिनट, जैसे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इस कंपोनेंट, ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट्स को मैं इंटीग्रेट करता जाऊंगा, हर डिस्प्लेसमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट्स को इस तरीके से मैं इंटीग्रेट करता जाऊँ, तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ और खत्म यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो सब इसी लाइन पर ऐसे ऐसे आते जाएंगे, है ना। तो इन सबको इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या मुझे डेल्टा आर वाई नहीं मिल जाएगा? तो मैं क्या इसको डेल्टा आर वाई लिख सकता? तो यहाँ से मेरा जो वर्क डन आएगा वो आएगा एफ डेल्टा आर वाई, इस पूरे, इसके लिए कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो क्या ये डेल्टा आर आया? नहीं। तो डेल्टा आर डिफाइन क्या होता है बेसिकली? डेल्टा आर, ये जो डेल्टा आर है, ये एक मिसकंसेप्शन लोग दिमाग में रख लेते हैं कि डेल्टा आर जो है, ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है। ऐसा नहीं है।
आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ये तब होगा जब तुम्हारी फोर्स इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है, तुम्हारी फोर्स इसी डायरेक्शन में हो पूरे टाइम, मतलब फोर्स और डेल्टा आर का डायरेक्शन सेम हो, यानी कि ये कॉस थीटा तुम्हारा वन बना दे, थीटा जीरो हो जाए और कॉस थीटा वन बना दे, तब तो ये ठीक है, तब तुम बोल सकते हो कि हाँ ये डेल्टा आर जो है ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है। बट अभी ये डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर वाई है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में थी। तो डेल्टा आर को एक बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डेल्टा आर, जो कि डेल्टा आर जो है ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल नहीं है, ये होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, बेसिकली चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में चेंज इन पोजीशन, या फिर तुम इसी को बोल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनटू द फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा होगा कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। तो इस पर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, एफ डेल्टा आर लिखा करके छोड़ देते हैं, बट तुम्हें वहां पर ध्यान देना है कि तुम एफ डेल्टा आर कर रहे हो, है ना, ये क्या है, तो इसको तुम एफ डेल्टा आर लिख सकते हो या तो इस तरीके से, है ना, या फिर तुम इसको सिंपली एफ डॉट डेल्टा आर लिख लो, बेटर तरीका ये है, ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखो, एफ डेल्टा आर नहीं है, ये एफ डॉट डेल्टा आर है, यही मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था। तो ये तुम्हारा एफ डॉट डेल्टा आर है, मतलब जैसे तुम्हारा फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स का तुम्हारा जो ये डेल्टा आर बना वो बेसिकली ये बना, और फोर्स तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, सपोज मैंने ऐसा दिखा दिया, तो एफ डेल्टा आर क्या बनेगा, एफ इंटू डेल्टा आर, और ये थीटा है अगर तो कॉस थीटा, ठीक है, तो एफ इंटू डेल्टा आर वाई, ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वर्क डन को तुम कांस्टेंट फोर्स के लिए इस तरीके से लिख सकते हो, एफ डॉट डेल्टा आर, ना कि एफ डेल्टा आर, तो ये ध्यान रखो। और अगर तुम एफ डेल्टा आर की तरह लिख रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा आर जो है ये चेंज इन, क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में, तो उस तरीके से भी देख सकते हो। बाकी एक बेटर मेथड है, तुम ये ध्यान रखो यार, ठीक है, एफ डॉट डेल्टा आर वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज तुम्हारे पास कोई फोर्स है, वो कुछ इस टाइप की है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है, ये आप क्वेश्चन की तरफ आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर तुम्हारे पास एक डी आर बार है, छोटा डिस्प्लेसमेंट, वो है तुम्हारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो इस तरीके से हमने उसको कंपोनेंट में लिख लिया। तो डी डब्ल्यू अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो होगा एफ बार डॉट डी आर बार, यानी कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो यहाँ से अगर मुझे डब्ल्यू लिखना होगा एक रेंज के लिए, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। तो इस तरीके से तुम वर्क डन लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी आर बार, ठीक है। अब ये जो फोर्स है और ये जो डी आर बार है, ये दोनों अलग अलग फ्रेम के लिए डिफरेंट हो सकता है। सपोज अभी मैं बात करता हूँ फ्रेम हमारे किस तरह के हो सकते हैं, इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल। सपोज अभी हम इनर्शियल फ्रेम ही ले लेते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए फोर्स तो चलो ठीक है सेम होगा, बट दो फ्रेम्स के लिए डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकता है ना। जैसे इनर्शियल फ्रेम जो है, आईआरएफ जो है तुम्हारे, ये इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दो चीज हो सकती है ना, या तो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो या वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी इक्वल टू जीरो तब तो ग्राउंड फ्रेम है तुम्हारा, ठीक है, बट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फ्रेम है तो उसके लिए डी आर डिफरेंट होगा। मतलब अगर वेलोसिटी किसी एक फ्रेम, सपोज ये एक कार है जिस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इसकी स्पीड वीड होगी, ठीक है, अलग है ना। अब अगर मैं यहाँ पर एक ग्राउंड पे बंदा खड़ा है, ठीक है, तो इसके लिए फोर्स है 10 न्यूटन, और सपोज ये कुछ टाइम में यहाँ से यहाँ तक कुछ
50 मीटर चल के गई, ठीक है, तो इसके लिए वर्क डन क्या होगा, 10 × 50 यानी कि 500 जूल का वर्क डन इसके लिए हो जाएगा। बट अब यहीं पे हमारे पास एक और ऑब्जर्वर है जो कि खुद भी कार की स्पीड से ही चल रहा है। जैसे कार अगर वी की स्पीड से चल रही थी तो ये भी वी की स्पीड से चल रहा है। तो इसके लिए अब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब ये 50 मीटर चलेगी तो ये भी 50 मीटर चल चुका होगा, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसके लिए वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और सपोज ये तो हो गई इनर्शियल फ्रेम की बात। अब अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा फ्रेम ले लूं जिसका खुद एक एक्सेलरेशन ए है, तो उसके लिए ये फोर्स भी 10 न्यूटन ना होकर के कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगी, तो उसके लिए फिर वर्क कुछ और हो जाएगा। तो हर तरह के ऑब्जर्वर के लिए, अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो उनके लिए फोर्स सेम है बट डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकता है, और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तब तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो हर ऑब्जर्वर के हिसाब से फोर्स डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, तो इसीलिए वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है कि कहाँ से देख रहे हो। ग्राउंड फ्रेम में वर्क कुछ और आएगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कुछ और आएगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में कुछ और आएगा, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में कुछ और आएगा, डिफरेंट वेलोसिटीज के फ्रेम में कुछ और आएगा। तो वो कौन सा तुम्हारा फ्रेम है उस पर डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना आएगा, ठीक है। तो वर्क डन हमेशा एक फोर्स का होता है, और वो जो है तुम्हारा फ्रेम डिपेंडेंट होता है बेसिकली, कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तुम सारी एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स तुम्हारे वर्क डन के। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कुछ बेसिक्स पर ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एक डायग्राम की मैंने पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इस तरह का कुछ है। ठीक है, इससे क्या कुछ पाथ है, उस पूरे पाथ की लेंथ एल है, ठीक है। और ये हाइट है तुम्हारी y0, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये है तुम्हारा x0, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से स्टार्ट करता है, और किसी भी जनरल इंस्टेंट पर जो इस पर फोर्स है वो इस पाथ के टेंजेंशियल होती है, और इसके मैग्नीट्यूड F0 होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो F0 always remains tangential to path, ठीक है। पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F0। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय F0 क्या होगा। तो इसमें चार ऑप्शंस दे देता हूँ तुमको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा F0 अंडर रूट ऑफ x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर। बी ऑप्शन है तुम्हारा F0 L। सी ऑप्शन है तुम्हारा F0 x0। और डी ऑप्शन है तुम्हारा F0 y0, ठीक है। तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो तुम ये कर लोगे, बस ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए ही है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ, तुमने आई होप तुमसे हो गया होगा ये। तो इसका आंसर वैसे है F0 L, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो ये F0 ऑलवेज रिमेन्स टेंजेंशियल टू पाथ, है ना, तो हमेशा टेंजेंशियल है। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर तुम देखोगे, सपोज मैं कोई जनरल इंस्टेंट यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारा F0 कैसा होगा, टेंजेंशियल। और अगर मैं एक छोटा डिस्प्लेसमेंट ds की बात करूँ, तो वो भी इसी के अलॉन्ग होगा। तो मैं अगर dw लिखना चाहूँ इसके लिए, तो मैं लिखूंगा F0 बार डॉट ds बार, यानी कि F0 ds हमेशा के लिए ये होगा, क्योंकि cos थीटा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, थीटा 0 है, तो cos 0 1 ही रहेगा। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, है ना। और F0 तुम्हारा कैसा है, एक मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है, तो मैं इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ F0 इंटीग्रेशन ds, है ना। F0 को बाहर निकाल लिया,
इंटीग्रेशन डीएस करूंगा, यानी कि इस तरह के सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जो ऐसे 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 आ रहे हैं, इन सबको इंटीग्रेट किया। ये सारे सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या ये पूरा पाथ नहीं मिल जाएगा मेरे को? और इस पाथ की लेंथ कितनी है, एल। तो मैं इसको सिंपली एफ नॉट एल लिख दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को इसमें डाउट होगा कि ये वाला क्यों नहीं हुआ, एन हमारा ये तो नहीं है। वो तब होता जब फोर्स तुम्हारी टेंजेंशियल ना होकर के ऑलवेज इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही होती। तो तुम्हारा इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ए से बी, जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसके अलोंग तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता ये वाला अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। तो तुम लिखते ये तुम्हारा वर्क डन है, अगर फोर्स तुम्हारी पूरे टाइम इसके अलोंग एक्ट कर रही होती। अगर फोर्स तुम्हारी पूरे टाइम एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती तो तुम्हारा वर्क डन ये होता। और अगर फोर्स पूरे टाइम वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, तो तुम्हारा वर्क डन ये होता। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग वर्क डन होता। बट अभी क्योंकि ये टेंजेंशियल थी तो तुम्हारा आंसर एफ नॉट एल मिला। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए था बस। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दो तीन पार्ट्स है, तो इससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ क्लियर में हो जाएगा कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं। वर्क डन का ये बेसिक है, क्योंकि यहीं से वर्क डन चालू होगा, इसके बाद फिर और चीजें करेंगे, बट ये तो बेसिक है, ये तुम्हें आना चाहिए कि वर्क डन होता क्या है। हमेशा पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक हो, तो उसी तरीके से ये भी है। तो अब फिर से एक फिगर है इस तरीके का। ये लेंथ है आर, ये लेंथ है आर, और ये है तुम्हारा एक सेमी सर्कल। ठीक है, यार बन नहीं रहा ढंग से, रुक जाओ। ये सेमी सर्कल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट। तो लिखा है पार्टिकल मूव, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी along a semicircular path, along a semicircular path under various condition। ठीक है, तो अभी इसमें तीन चार पार्ट्स हैं। फाइंड वर्क डन बाय एफ नॉट इन ईच केस। ठीक है, तो पहला पार्ट है एफ नॉट ऑलवेज, बेसिकली एक फोर्स है जो इसको ऊपर ले जा रही है ए से बी तक, डायरेक्टेड, यानी कि ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट बी। सेकेंड पार्ट है एफ नॉट एक्ट्स पैरेलल टू ए बी। और थर्ड पार्ट है एफ नॉट इज टेंजेंशियल टू पाथ। ठीक है भाई, तो तीनों केसेस में अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो थर्ड पार्ट तो वही है जैसा तुमने अभी ये पिछला क्वेश्चन किया है, ठीक है, और बाकी दोनों भी है। तो सब में पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसमें टेस्ट हो जाएगा। तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इसको। तो पहला पार्ट बोल रहा है एफ नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट बी। ठीक है, तो मैं एक बार इस फिगर को, क्योंकि हमें बार बार बनाना पड़ेगा, तो मैं एक बार यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। एक मिनट, कॉपी। तो नीचे ये फिगर बना लिया मैंने इस तरीके का। अब ये कह रहा है कि फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्टेड अलॉन्ग एरिया, जैसे यहाँ पर है, तो इस एक मिनट सॉरी, डायरेक्टेड अलॉन्ग बी मतलब टुवर्ड्स बी। तो यहाँ पर है तो फोर्स ऐसे है, यहाँ पर है तो ऐसे है, यहाँ पर है तो भी ऐसे है, यहाँ पर है तो भी ऐसे है। तो हर जगह मतलब हर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पर टेंजेंशियल हाई है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चेंज कर रहा है, तो हमें एक जनरल पॉइंट पर एनालिसिस करनी पड़ेगी ऐसे में। तो सपोज यहाँ से कुछ अल्फा एंगल हम चले हो, तो मैं एनालिसिस करता हूँ उस पर। तो सपोज यहाँ से हम कुछ, एक मिनट यार ये स्ट्रेट लाइन बन जाती ना,
सपोज हम कुछ अल्फा एंगल चले हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम और ले रहे हैं, तो इस टाइप का, तो ये एंगल डी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर हम कर रहे हैं ऐसा, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा सा आएगा, और जो तुम्हारी फोर्स आएगी उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, पी ज्वाइनिंग करते हुए इस तरीके से। तो ये हो गई तुम्हारी फोर्स, जो कि एफ नॉट है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसमें कुछ एनालिसिस करते हैं, और ये हो गया एंगल थीटा, और ये था तुम्हारा डी आर। तो वर्क डन डी डब्ल्यू तुम्हारा होगा एफ नॉट डी आर कॉस ऑफ थीटा। और अब तुम ध्यान से देखोगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एफ नॉट भी हर बार चेंज हो रहा है डायरेक्शन में, डी आर भी चेंज हो रहा है, तो थीटा भी तुम्हारा वेरी करेगा ही। बट हमें कुछ तरीके से इंटीग्रेट, ऐसा कुछ फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हम इंटीग्रेशन कर पाए, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जो ये सेमी सर्कुलर बोला है, ऐसे तो बोला नहीं होगा यार। तो अगर सेमी सर्कुलर बोला है, तो मैं अगर यहाँ से देखूँ, ये रेडियस है, और ये लेंथ भी तुम्हारी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये छोटी लेंथ है, ये एक ही लेंथ मान लो, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो ये दोनों, ये अगर तुम्हारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया अगर, है ना, कौन सा ट्रायंगल, ये पी पॉइंट है, ये बी ओ है, तो ओ पी बी जो तुम्हारा ट्रायंगल है ये वाला, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ अभी के लिए। सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया कुछ डेल्टा, और ये भी तुम्हारा फिर डेल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स तुम्हारे इक्वल हो गए। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। और ये एंगल तुम्हारा क्या है, ये अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि डी अल्फा तो छोटा एंगल है, तो निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस अल्फा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा है। तो ठीक है भाई, अब इस ट्राइंगल में जरा सम ऑफ एंगल वही करके लिखो जरा, 90 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से अल्फा को लिख सकता हूँ 2 डेल्टा, सॉरी, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, 2 डेल्टा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो टू डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस अल्फा। तो सॉरी, डेल्टा की वैल्यू लिखी है, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 90 डिग्री प्लस अल्फा बाई टू, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ पाई/4 प्लस अल्फा बाई टू। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने डेल्टा क्यों लिखा, क्योंकि हमें थीटा पे पहुंचना है किसी तरीके से। तो थीटा तुम्हारा क्या 90 माइनस अल्फा नहीं है, क्योंकि देखो ये टेंजेंशियल, ये नॉर्मल, तो थीटा जो है तुम्हारा ये पूरा 90 होना चाहिए, ये वाला एंगल। तो थीटा तुम्हारा 90 माइनस डेल्टा लिख सकता हूँ मैं, है ना। जो तुम्हारा थीटा होगा वो होगा पाई/2 माइनस डेल्टा, यानी कि पाई/2 माइनस पाई/4 प्लस अल्फा/2। तो उसको मैं लिख सकता हूँ पाई/4 माइनस अल्फा/2। ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब डी डब्ल्यू लिखते हैं भाई फिर से। तो डी डब्ल्यू में लिखा था एफ नॉट डी आर कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू जाएगी पाई/4 माइनस अल्फा/2। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने अभी लिख लिया। अब जरा डी आर को, इस छोटे डी आर को, क्या मैं आर इंटू डी अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि आर रेडियस को हमने डी अल्फा आगे बढ़ा दिया है। ये डी अल्फा एंगल है ना छोटा वाला, जितना ये मूव किया है। तो मैं सिंपली बस एक चीज कह रहा हूँ, यहाँ पर ये हमें पहले भी कर चुके हैं। तो जो हमारा ये डी आर है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं कैपिटल आर इंटू डी अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि रेडियस इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट, यही तुम्हारी आर्क लेंथ होती है। तो आर डी अल्फा वही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। जैसे मैं इसको ऐसा लिखूंगा, तो मैं इसको लिखता हूँ एफ नॉट आर डी अल्फा कॉस ऑफ पाई/4 माइनस अल्फा/2। अब तो ये सिंपली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रह गया। तो वर्क डन क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो भाई। तो एफ नॉट आर, एफ नॉट कैपिटल आर, ये पूरा बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन कॉस ऑफ पाई/4 माइनस अल्फा/2 इंटू डी अल्फा। और इसकी लिमिट कहाँ देंगे अल्फा की, 0 से 90, क्योंकि अल्फा हमें पूरा ये सेमी सर्कल कवर करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 90 हम इसकी लिमिट दे देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। एक मिनट, ये क्वेश्चन है, पेज इंसर्ट करना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो इस तरीके से और एक दो पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं, आपको जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एफ नॉट आर ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन
पाई/4 - और अब अल्फा के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे अपॉन -1/2 करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा कोएफिशिएंट -1/2 और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे, 0 से 90। तो ये जो -1/2 इसको बाहर लिख लेते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ -2 f0 r, और अंदर आएगा तुम्हारा साइन ऑफ पाई/4 पाई/2 यानी कि पाई/4 माइनस साइन ऑफ पाई/4 - 0, ये बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ -2 f0 r साइन ऑफ 0 माइनस साइन पाई/4। तो ये बनेगा तुम्हारा -2 f0 r साइन 0 0 -1/√2, और ये जब खोलोगे ब्रैकेट तो तुम्हारा बन जाएगा f0 r/√2। ये हो जाएगा वर्क डन इस केस में, वर्क डन बाई f0 सोर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा वर्क डन निकल करके आएगा। इस तरीके से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा पार्ट था, क्योंकि थोड़ा सा मतलब टिपिकल था। अब अगला है तुम्हारा f0 एक्ट पैरेलल टू AB, तो इसको देखते हैं सेकंड केस में। ये तुम्हारा फिगर है। तो अब जो है तुम्हारा जो f0 है वो एक कांस्टेंट फोर्स हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो f0 है ही, और अब उसका डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया पैरेलल टू AB। तो f0 हमेशा पैरेलल टू AB एक्ट करेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो इस तरीके से। तो जब ऐसा होता है तो हम वर्क डन क्या लिखते हैं, f0 ΔR, यानी कि f0, और ΔR क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग, क्या कहते हैं तुम्हारा जो भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, मतलब ये जो कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इस f0 के अलोंग होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये हमेशा पैरेलल है, तो ये भी ऐसा होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो AB लेंथ है यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, इसको ज्वाइन करेंगे। ये हो जाएगा ΔR की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के लिए ΔR यही होगा ना, क्योंकि f0 भी AB के अलोंग है। अगर f0 ऐसा होता तो ΔR तुम्हारा ये होता। ठीक है, तो अभी f0 के अलोंग जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ΔR, जो कि ये हो जाएगा। इसको मैं सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ΔR को मैं सकता हूँ √r² + r², यानी कि r√2। तो f0 r√2, ये हो जाएगा तुम्हारा W का आंसर, सिंपल, सेकेंड वाले केस में। अब आते हैं थर्ड केस पे, जो कि तुम्हारे पिछले क्वेश्चन से सिमिलर भी है। क्या बोल रहा है, f0 इज टेंजेंशियल टू पाथ। ठीक है भाई, तो f0 टेंजेंशियल टू पाथ है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पर देखोगे तो f0 ऐसे टेंजेंशियल होगा, तो तुम्हारा dr भी इसी डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि वो भी टेंजेंशियल ही होगा। तो dw तुम्हारा क्या हो गया, f0 dr, सिंपल। वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन f0 dr, फिर वही f0 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन dr, यानी कि पूरा पाथ लेंथ। और ये पाथ लेंथ कितना होगा, पाथ लेंथ होगा तुम्हारा, ये बेसिकली क्वार्टर है ना। तो पूरे सर्कल का पाथ लेंथ होता है 2πr, तो इसका हो जाएगा पाई बाई, सॉरी, पाई/2 इंटू आर, पाई r/2, क्योंकि आर और ये एंगल कितना है, 90। तो पूरे सर्कल का 2πr होता है, तो क्वार्टर का पाई r/2πr/4 भी बोल सकते हो, तो पाई r/2 वही लिखा है, ऐसे भी तुम देख सकते हो। ये हो जाएगा f0 पाई r/2, ये वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम हर केस में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बस अब मेरे ख्याल से वर्क डन का तुम्हें बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारी एरोडोव में भी एक क्वेश्चन है, तो अब हम वो कर लेते हैं। तो ये है तुम्हारा एरोडोव का क्वेश्चन। तो अभी इसके इस लेक्चर में एरोडोव का एक यही क्वेश्चन है जो जितना हमने थ्योरी पढ़ा उससे रिलेवेंट है। आगे ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे एरोडोव में वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद आएंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा अगले के अगले लेक्चर में होगा। अगले लेक्चर में हम डिफरेंट फोर्सेस से वर्क डन देखेंगे, उसमें भी क्वेश्चन है, पर ज्यादातर क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पे है, तो वहां से क्वेश्चन का अमाउंट और बढ़ेगा जैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे। तो एरोडोव का ये क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 1.118 वो दिख रहा है, फर्स्ट चैप्टर में है, और 118 दिख ही रहा है। तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को अब देखो, एक बार खुद से ट्राई करो, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, पार्टिकल हैज शिफ्टेड अलोंग सम ट्रेजेक्टरी इन द प्लेन एक्स वाई फ्रॉम पॉइंट 1, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, टू पॉइंट 2, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। ड्यूरिंग दैट टाइम फोर्स इस पर ये एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा तुम्हारा, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स है, तो एफ डेल्टा आर बार, या इसको मैं सीधे एफ बार डॉट डेल्टा आर बार लिख दूं यहाँ पर, क्योंकि जो हमने दूसरी बार पढ़ा था।
जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम इसको एफ बार डॉट डेल्टा आर बार भी लिख सकते हैं, ये। या फिर तुम यहाँ पर वो वाला लॉजिक सही था कि उस डायरेक्शन में तुम देख लो, ठीक है। तो जो तुम्हें ठीक लगे, तो यहाँ पर एफ बार डॉट डेल्टा आर बार सीधे सीधे करते हैं, वो हमें सबसे आसान पड़ेगा। तो वो वैसे भी वही होता है कि एफ और डेल्टा आर बार मतलब एक का कॉम्पोनेंट दूसरे पर प्रोजेक्शन लिया हुआ है और फिर मल्टीप्लाई किया हुआ है, वही है। तो एफ बार डॉट डेल्टा आर बार बस यही लगाना है हमें। तो डेल्टा आर बार लिख लेते हैं पहले तो वो हो जाएगा तुम्हारा आर टू बार माइनस आर वन बार, यानी कि टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप। ये हो जाएगा तुम्हारा टू माइनस वन आई कैप माइनस फाइव जे कैप, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डेल्टा आर बार। तो वर्क जो होगा वो होगा एफ बार डॉट डेल्टा आर बार, और एफ बार तुम्हारा क्या लिखा है यहाँ पर, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। हो जाएगा थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। सिंपल वेक्टर था यार, तो कुछ नहीं है, इरोडोव में है ये क्वेश्चन। और फालतू की जो है इरोडोव की हाइप बना रखी है, उसमें टफ क्वेश्चन है भाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यही सब है। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री, और ये हो जाएगा प्लस माइनस फाइव फोर ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी, हो जाएगा माइनस सेवनटीन टू। ये तुम्हारा वर्क डन निकल जाएगा, सिंपल। यही आंसर है, बस ये था। तो सोचो ये इरोडोव में दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे, बट वो उनमें सब में वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, तो बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के हम ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते एरोडोम में। उसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर क्वेश्चन है, तो अगला लेक्चर हमारा उसी पर है कि अलग अलग फोर्सेस के लिए हम वर्क डन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, और उसी के साथ वो वाले क्वेश्चन भी करते जाएंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और थर्ड लेक्चर से फिर हम आएंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम वहां से, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो में जितना समझाया समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन बस साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, बाय।